हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी को सुप्रभात। तो जैसा कि हम लोग कक्षा 12वीं व्यष्टि अर्थशास्त्र का इकाई 3 का अध्ययन कर रहे थे और आज भी उसी पाठ का ही अध्ययन करेंगे। आज अंतिम वीडियो होगा पैमाने का प्रतिफल, रिटर्न्स ऑफ स्केल। तो आज इसी के संबंध में मैं बताऊंगा और बहुत ही बढ़िया वीडियो बनेगा। बढ़िया वीडियो है, उसको आप देखिए, पूरे इस टॉपिक को अच्छे से समझ जाएंगे। तो आइए देखते हैं, एक शिक्षक को अध्यापन कार्य के दौरान या एक विद्यार्थी को अध्ययन करते समय क्या क्या परेशानी इस पाठ में आ सकती है। पैमाने का प्रतिफल चैप्टर से, उसी को मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो पहला हम देखते हैं अवधारणा संबंधी कठिनाई के क्षेत्र, क्या क्या परेशानियाँ आती है इसमें। तो पहला, अंतर को ना समझ पाना। किसके किसके बीच अंतर को? अनुपात और पैमाने के अंतर को ना समझ पाना विद्यार्थी द्वारा। दूसरा है श्रम और पूंजी की मात्रा समान होने के बावजूद उत्पादन में भिन्नता का कारण ना समझ पाना। अगला आप देखते हैं, इसका उद्देश्य क्या है इस पाठ का। पैमाना एवं अनुपात में व्यवहारिक अंतर को समझने योग्य बनाना, मतलब विद्यार्थी को इस योग्य हमको बना देना है कि समझ जाए। दूसरा, उत्पादन के विभिन्न परिस्थितियों में उत्पादन की भिन्नता को समझने की दक्षता का विकास करना। तीसरा बिंदु है प्रतिफल के नियमों का व्यवहारिक प्रयोग करने की दक्षता का विकास करना। और इस पाठ को बच्चे लोग सीखेंगे तो क्या क्या समझ जाएंगे, क्या क्या सीखने का प्रतिफल मिलेगा। पहला, पैमाने का प्रतिफल नियम के व्यवहारिक अनुप्रयोग को समझता है, मतलब व्यवहार में कैसे अनुप्रयोग करना है पैमाने के प्रतिफल को, उसको विद्यार्थी समझ जाएंगे। फिर छात्र पैमाने के प्रतिफल एवं उनकी भिन्नता के कारणों का तुलनात्मक अध्ययन। तो पैमाने का प्रतिफल में हम देखते हैं, शिक्षण बिंदु है हमारा। शिक्षण बिंदु इसमें हम देखेंगे पैमाने का बढ़ता प्रतिफल का नियम। दूसरा देखेंगे पैमाने का स्थिर प्रतिफल का नियम, तथा तीसरा देखेंगे पैमाने का घटते प्रतिफल का नियम। ये तीनों चीज़ हम इस टॉपिक पर देखेंगे, शिक्षण बिंदु पर। तो पैमाने का नियम दीर्घकाल से संबंधित है। देखिए, दीर्घकाल से संबंधित है और आप सभी जानते हैं कि दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन को परिवर्तन किया जा सकता है क्योंकि पर्याप्त समय होता है। पैमाने की बचतें दीर्घकाल में उत्पादक को उत्पादन के आकार के बढ़ने के कारण, मतलब उत्पादन के जो आकार है, उत्पादन के आकार है उसमें वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाती है। तो बढ़ने के कारण संगठन तथा उत्पादन तकनीक में सुधार, मतलब उत्पादन जो तकनीक होते हैं नए नए, उसमें भी सुधार हो जाता है, मतलब इसमें वृद्धि हो जाता है। के कारण पैमाने की बचतें प्राप्त होती, सरप्लस, पैमाने की बचतें मतलब सरप्लस प्राप्त होती, बचत प्राप्त होती है। इससे उत्पादन की औसत लागत घटती है। देखिए, औसत लागत पैमाने के प्रतिफल से अभिप्राय उत्पादन में होने वाले उस परिवर्तन से है जो उत्पादन के सभी साधनों को एक साथ और एक ही अनुपात में परिवर्तन करने से दृष्टिगोचर होता है। उत्पादन जो हमारा शिक्षण बिंदु है उसको अलग अलग तालिका और रेखा चित्र के माध्यम से हम अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं पहला, पैमाने का बढ़ता प्रतिफल। तो इसमें देखिए, पैमाने की बचत पैमाने की हानियों से अधिक होती है, मतलब इसमें बचत जो है, प्रॉफिट है वो अधिक है और हानियां जो है वो कम है। इसी में दूसरा बिंदु देखते हैं, साधन की अनुपातिक वृद्धि कम है किसकी अपेक्षा? उत्पादन की अनुपातिक वृद्धि, मतलब इसका आशा है कि कम साधन की मात्रा में कम वृद्धि करने पर ही हमारा जो उत्पादन है वो अधिक बढ़ जाती है। इसी को हम देखिए रेखाचित्र के माध्यम से समझाते हैं। ओ एक अक्ष पर साधन को लिया गया है और वाई लंब पर उत्पादन को दिखाया गया। जैसे देखिए यहाँ पर ओ एफ साधन है तो ओ आर उत्पादन हो रहा है, इतना हमारा साधन है तो इतना उत्पादन हो रहा है। और जब इसको हम साधन को ओ एफ से बढ़ाकर ओ एफ 1 कर देते हैं
मतलब इसमें साधन में 10% की वृद्धि कर देते हैं, तो वैसी स्थिति में उत्पादन OR जो था वो बढ़कर OR1 हो गया, और यहाँ पर जो उत्पादन वृद्धि का प्रतिशत है वो केवल 10% ही नहीं बढ़ा बल्कि इससे ज़्यादा बढ़ गया, 15% वृद्धि हो गया। मतलब उत्पादन के साधन में थोड़ा वृद्धि करने पर उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हो जाता है। तो ये क्या है, पैमाने का बढ़ता प्रतिफल है। यहाँ पर साधनों में 10% की वृद्धि की गई जबकि उत्पादन में 15% की वृद्धि हुई। ये उदाहरण इससे और ज़्यादा बढ़ सकता है। और ये देखिए ए बिंदु है पहले का और ये बी बिंदु नया बन गया और ये सरप्लस। अब देखते हैं हम पैमाने का स्थिर प्रतिफल। तो पैमाने की स्थिर प्रतिफल में क्या है, पैमाने की बचत पैमाने की हानियों के बराबर है। मतलब यहाँ पर क्या है, जो बचत है वो बचत और जो हानियाँ हैं दोनों इसमें बराबर है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पैमाने का स्थिर प्रतिफल कहते हैं। इसमें दूसरा बिंदु देखते हैं, साधन की अनुपातिक वृद्धि बराबर है उत्पादन की अनुपातिक वृद्धि। मतलब जितना साधन में वृद्धि किया जा रहा है उसी के हिसाब से उत्पादन में वृद्धि हो रहा है। जैसे यहाँ पर हम रेखा चित्र में वही OX अक्ष पर साधन और Y लंब पर उत्पादन को दिखाए हैं। तो जैसे यहाँ पर OF साधन पर OR उत्पादन हो रहा है। जब साधन को हम बढ़ाकर 10% वृद्धि कर दिए, OF1 कर दिए, OF से बढ़ाकर OF1 कर दिए, वैसी स्थिति में जो उत्पादन है वो OR से बढ़कर OR1 हो गया। मतलब 10% का वृद्धि हम साधन में किए हैं तो 10% के बराबर ही या 10% वृद्धि उत्पादन में हुआ है। देखिए साधन में 10% वृद्धि किए हैं तो उत्पादन में भी 10% वृद्धि हो, मतलब समान, जितना साधन में परिवर्तन किए हैं वृद्धि किए उतना ही उत्पादन में भी। तो इस प्रकार जो परिवर्तन होता है उसको पैमाने का स्थिर प्रतिफल कहा जाता है। अब तीसरा हम देखते हैं पैमाने का घटता प्रतिफल। तो इसमें क्या होता है, पैमाने की हानियाँ पैमाने की बचत से अधिक होती है। मतलब यहाँ पर हानियाँ अधिक होती है और बचत कम होती है। यहाँ पर पहला में क्या था, बचत अधिक था और हानियाँ कम था, लेकिन ये पैमाने का बढ़ता प्रतिफल में, एक मिनट सॉरी, हाँ ठीक, पैमाने का घटता प्रतिफल ठीक है। पैमाने का बढ़ता प्रतिफल में बचत में वृद्धि हुआ था और हानियाँ में कमी हुई थी, जबकि यहाँ पैमाने का घटता प्रतिफल में हानियाँ में वृद्धि हो रही है और बचत में कमी हो रही है। और दूसरा बिंदु है साधन के अनुपातिक वृद्धि बड़ा है उत्पादन के अनुपातिक वृद्धि। मतलब यहाँ पर अधिक ज़्यादा साधन लगा रहे हैं उसके तुलना में उत्पादन कम मात्रा में हो रही वृद्धि हो रही है। इसी को रेखा चित्र से समझ सकते हो। एक पर साधन को Y लंब पर उत्पादन को दिखाया गया, तो OF जब साधन है तो OR उत्पादन किया जा रहा है, और जब साधन को हम इतना से बढ़ाकर इतना कर दिए, OF1 कर दिए, 15% की वृद्धि कर दिए, तो देखिए इसमें जो उत्पादन उसमें कम अंतर आया। इसमें 15% का वृद्धि हुआ लेकिन उत्पादन में केवल 10% का वृद्धि हुआ। मतलब साधन अधिक लगा रहे हैं और उस हिसाब से उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रहा है। तो आप लोग समझ गए होंगे पैमाने का बढ़ता प्रतिफल, पैमाने की स्थिर प्रतिफल और पैमाने का घटता प्रतिफल। अगर कहीं पर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट्स में लिख कर भेजिए, मैं उसका भी समाधान करूँगा। तो अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता होगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये सभी शिक्षक के लिए भी काम आएगा, क्योंकि मैं स्वयं एक DRG हूँ अर्थशास्त्र विषय का, और संभाग राज्य सभी स्तर पर मैं ट्रेनिंग लेने जाता हूँ और ज़िला में ट्रेनिंग भी देता हूँ। इसलिए सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है और मैं उसी हिसाब से ही बता रहा हूँ। एक शिक्षक के हिसाब से को कैसा पढ़ाना है उस हिसाब से भी, और एक विद्यार्थी को कैसे पढ़ना है उस हिसाब से। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।